नमस्कार दोस्तों। सिल्वर पेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी सवाल एसएससी ने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में 2017 से लेकर अभी तक पूछे हुए हैं, उसी दिशा में आज हम लेने जा रहे हैं तीसरी क्लास, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछे गए 8 अगस्त को थर्ड शिफ्ट के सवाल। और चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको इसमें एरर स्पॉट करनी है। सेंटेंस है, माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। कि जो कहना चाह रहा है ये वाक्य कि मेरा बड़ा बेटा है जो वो स्पेयर पार्ट्स में डील करता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपना दाना पानी चलाता है। तो गलती मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन विद है ये गलत यूज हुई है। प्रीपोजिशन विद यूज हो हम करते हैं वहां पर जहां हम लोगों की बात कर रहे हो। हम डील करते हैं लोगों से, हम डील करते हैं सिचुएशन से, हम डील कर रहे होते हैं प्रॉब्लम से। लेकिन जब हम किसी व्यापार की बात करते हैं कि मैं इस चीज़ का व्यापार करता हूँ, मैं इस चीज़ में ट्रेड करता हूँ, तब हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो विद की जगह है यहाँ पर आनी चाहिए थी प्रीपोजिशन इन। पार्ट वन में यहाँ पर एरर है, आपको याद भी करवा देते हैं। प्रीपोजिशन इन इज यूज फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड। व्यापार। यू मे बी डीलिंग इन स्पेयर पार्ट्स, यू मे बी डीलिंग इन सम अदर थिंग्स जिसका भी आप व्यापार करते हैं। और जो विद है वो कब यूज होगी? वी डील विद पीपल, प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन। लोगों से हम डील करते हैं, परिस्थितियों से और मुसीबतों से हम डील करते हैं, वहां पर प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। कि जो स्नेहा है उसको दोषी ठहराया गया था अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए, लेकिन जो कोर्ट था उसने पाया कि वह तो निर्दोष है और उसको एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन की गलती है। एक्यूज के बाद फॉर प्रीपोजिशन का नहीं, एक्यूज के बाद हमेशा ही ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है दोस्तों। एक्यूज्ड ऑफ हमेशा ही, बार बार ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार, और लोग इसमें गलतियां भी करते हैं। यू आर एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम या रॉन्ग डूइंग। और जब हम दोष मुक्त भी करते हैं, किसी को बरी भी करते हैं, तो भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। एक्विटेड ऑफ चार्ज, जो भी उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना।
बरी करना। इसका सिनोनिम भी होता है टू एब्जॉल्व। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक्विट और एब्जॉल्व सिनोनिम होते हैं। याद कैसे रखें एब्जॉल्व को, कि अब सॉल्व हो चुका है केस, केस अब सॉल्व हो चुका है, मतलब किसी को एक्विट कर दिया गया है, दोष मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ आपको फिल करना है यहाँ पर। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट डैश पीसफुली। फ्रेजल वर्ब पास अवे, पास ऑफ, पास आउट, पास बाय, 4 फ्रेजल वर्ब हैं। इसमें से यहाँ पर एप्रोप्रिएट कौन सी है वह हमें फिल करनी है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर है पास ऑफ। पास ऑफ फ्रेजल वर्ब है जो, इसका मतलब होता है किसी व्यवस्थित तरीके से किसी चीज का होना, टू हैपन इन अ सर्टेन वे या प्लान्ड वे। तो यही यह सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जो मेरी सिस्टर, मेरी बहन की शादी है वह शांतिपूर्वक तरीके से हो गई। बाकी फ्रेजल वर्ब है जो पास अवे, पास बाय और पास आउट, इनके भी मीनिंग आपको एक एक करके बता देते हैं। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, यानी किसी का निधन हो जाना। पास बाय का मतलब होता है नजदीक से गुजरना। और पास आउट होता है टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। पास ऑफ का एक और मीनिंग होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने किसी चीज को, जो चीज वह नहीं है उसके रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की। जैसे आपने मेडिसिन बोली, डिस्प्रिन है मेरे पास, लेकिन वाकई में वो जो असल में चीज थी वो थी कोई ड्रग थी, तो आपने रूप बदला, झूठा रूप दिया किसी चीज को और इलीगली निकालने की उसको कोशिश की। इस तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द ड्रग्स वर बीइंग पास्ड ऑफ एज मेडिसिन, इस केस में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कि जो ड्रग्स थी उनको दवाइयों का रूप देकर, कि ये बोलकर कि ये तो दवाइयाँ हैं, उनकी वेशभूषा बदलकर वह निकालने की कोशिश की जा रही थी। पास बाय से मुझे याद आया, एक बहुत अच्छी पोयम भी है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़नी चाहिए। पोयम का नाम है पासिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। और जो पोएट है
वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। काफ़ी अच्छी कविता लिखी हुई है अगर आप समझेंगे। इसकी एक लाइन काफ़ी इम्पैक्टफुल है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि आपको सोने से पहले बहुत दूर तक बहुत दूरी तय करनी है, मतलब कि आपको रुकने से पहले मेहनत करते जाना है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है आपको, उसके बाद आप विश्राम कीजिएगा, उसके बाद ही आप ठहरिएगा कहीं पर। नज़दीक से गुजरना, टू गो पास्ट, जैसे कि आपने इस पोयम का नाम भी पढ़ा होगा, पासिंग बाय द वुड्स, कि जंगल के नज़दीक से गुजरते हुए। आगे चलते हैं। देर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर और हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस, अ फ्यू, अ लिटल, फ्यू और द फ्यू। देखिए, सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि आपकी लाइब्रेरी में है जो कंप्यूटर साइंस टॉपिक की कम किताबें हैं जो आपको मार्केट से और ख़रीदनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू, इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों ही अलग अलग सेंस में यूज़ किए जाते हैं। किन सेंस में यूज़ किए जाते हैं? फ्यू होता है जो, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जब हमें यह दर्शाना हो कि बहुत कम चीज़ें थी, नेग्लेजिबल, तब हम यूज़ करते हैं फ्यू का। जब हमें यह बात बतानी हो वाक्य के थ्रू कि थोड़ी थी लेकिन पर्याप्त थी, मतलब कि थोड़ी थी चीज़ें, कमी नहीं थी, थोड़ी थी, तब हम यूज़ करते हैं अ फ्यू का पॉजिटिव सेंस में। जैसे फ्यू का इस्तेमाल तो हम करेंगे अगर मैं बोलता हूँ फ्यू पीपल अटेंडेड द वेडिंग, कि बहुत कम लोगों ने शादी हजोस को अटेंड किया। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, जैसे हम बोल देते हैं कि a few people were playing in the park। तो इस सेंटेंस में जो अ फ्यू यूज हुआ है, इसका मतलब हमें क्या दर्शाना था कि पार्क में कुछ लोग खेल रहे थे, ना कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग खेल रहे थे। तो यहाँ पर अगर हिंदी में लिखे हम तो, जहाँ हमें बताना हो कि कुछ लोग थे, कम थे लेकिन थे। कुछ लोग पार्क में खेल रहे थे पॉजिटिव सेंस में, जहां हमें ये ना बताना हो कि बहुत थोड़े थे, कुछ थे। और द फ्यू का यूज होता है जब हमें दर्शाना हो कि मेरे पास जितना भी था कम था, बचा कुचा था, जितना भी था, ऑल देयर इज, बचा कुचा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्पेंट द फ्यू रुपीज आई हैड ऑन
गैम्बलिंग। क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास बचे कुछ से थोड़े से पैसे थे, मैंने वे सारे लगा दिए सट्टे में, गैम्बलिंग में। तो यहाँ पर जितने भी थे होल, कम थे लेकिन जितने भी कम थे वो सारे मैंने अब खर्च कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में फ़र्क। फ्यू और लिटिल में क्या फ़र्क होता है? फ्यू होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज, जहाँ पर काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है। और लिटिल या सम यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। लेकिन आप याद रखिए, सम या लिटिल मनी होता है और फ्यू रुपीज होते हैं। तो अब आप सेंटेंस को दोबारा पढ़िएगा कि देर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी। क्या सेंस ये बताना चाहता है, ये हमें कैसे पता लगेगी? सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, कि आपको मार्केट से कंप्यूटर साइंस टॉपिक की किताबें खरीद लेनी चाहिए। तो उससे पहले क्या बताना पड़ेगा कि आपके पास कम किताबें बची हुई है, बहुत कम बची हुई है। तो आप यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में आपको, क्योंकि यह बताना है कि बहुत कम किताबें हैं। तो यहाँ आ जाएगा फ्यू। आगे चलते हैं। हमें सिनोनिम बताना है एट्रोसिटी का। एट्रोसिटी का सबसे पहले तो आपको मतलब ही पता होना चाहिए। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, किसी के ऊपर जुर्म करना। जुर्म होता है जो, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी। याद कैसे करेंगे आप? जैसे एट्रोसिटी, अगर आप बात करें, रो को बदल देते हैं हम यहाँ पे, एट पानीपत सिटी लिख देते हैं। एट पानीपत सिटी का मतलब क्या है कि पानीपत शहर में। एट रो सिटी मतलब रोने के शहर में, याद करने के लिए। और आप रोने के शहर में क्यों होंगे? क्योंकि उस शहर में लोगों पे अत्याचार हो रहा होगा। तो यहीं से आप याद कर सकते हैं कि एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। डिफिकल्टी अत्याचार नहीं है, ये तो मुश्किल है। शाई शर्मीला होता है। ग्लूमी, ग्लूमी का वर्ड मैंने आपको मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, याद भी करवाया था कि याद करने का तरीका क्या है। अभी आपको बता देते हैं। ग्लूमी होता है डार्क, डल, सैड, मोरोज। याद करने का तरीका अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछली क्लास को आप देखिए। पहली क्लास में ही मैंने ग्लूमी वर्ड का जो मतलब है वह याद करवाया था। साई का मतलब शर्मिला होता है। बारबेरिटी होती है जो, वो होता है सिनोनिम एट्रोसिटी का। क्रूरता, बार बार अत्याचार, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बार बार अत्याचार। आगे चलते हैं। सिनोनिम बताना है आपको प्रोक्रेस्टिनेट का। तो आपको पहले तो इसका मतलब ही होना चाहिए, पता होना चाहिए प्रोक्रेस्टिनेट का। देखिए इसका मतलब होता है डिले करना, चीज़ों को आगे खिसका देना। याद भी करवाऊंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जो मैं आपको याद करा रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट।
तो अगर आप देखेंगे प्रोक्रेस्टिनेट में आता है रोक, रोकना, और रास्ता, कि आप किसी का रास्ता रोकते हो, किसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, आगे सरका रहे हो, खिसका रहे हो किसी भी कार्य को। यही मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट का, टू डिले या फिर एडजॉर्न। तो इसका सिनोनिम बताना है हमें। डिले लिखा ही हुआ है। डिसीव आपको पता है क्या धोखा देना होता है, गुमराह करना होता है। डाइवर्ट आपको पता है क्या होता है। डिबेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डिबेस होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना। तो उसका जो बेस है उसको डी कर दिया हमने, बेस हिला डाला। आप अगर याद कर सकते हैं, बेस हिला दिया किसी का भी, डिबेस, डिमीन कर दिया उसको, मीनिंगलेस बना दिया इंसान को। मतलब किसी को भी नीचा दिखाना, डिवैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो गिराना, मूल्य गिराना। चलिए आगे चलते हैं। रोकस का एंटोनिम आपको बताना है कि रोकस का एंटोनिम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि रोकस का मतलब क्या होता है, तभी आप एंटोनिम बता पाएंगे। रोकस का मतलब होता है दोस्तों अ हार्श साउंड, एक कर्कश आवाज। तो आप याद कैसे कर सकते हैं कि रोकस वर्ड में आया है रोना, आ रही हूँ, रोना। और जब भी कोई रोता है तो कर्कश आवाज आती है, मतलब हार्श, अनप्लीजेंट साउंड। जारिंग और हॉर्स, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या है? डलसेट, डलसेट, स्वीट एंड प्लेजेंट। टोरेंट होती है धार, मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर, जेट स्ट्रीम ऑफ वाटर ऐसा बोल सकते हैं आप, धारा। स्ट्रीम ऑफ वाटर आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बात करते हैं टोरेंशियल रेन्स। मूसलाधार वर्षा, कि जब बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रेडिलेक्शन का मतलब आपको बताना है। देखिए, प्रेडिलेक्शन का मतलब एंटोनिम बताना है आपको। तो प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है टू हैव अ लाइकिंग फॉर समथिंग और समबडी। किसी के लिए प्रेफरेंस, आपका किसी के लिए बाइसनेस, उसको बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। याद कैसे करेंगे? कि जो प्रेडिलेक्शन है इसमें आया है दिल यानी हार्ट। तो टू हैव अ फॉन्डनेस और लाइकिंग
और प्रेफरेंस फॉर समबडी और समथिंग इज नोन एज प्रेडिलेक्शन। इंक्लिनेशन है जो, ये सिनोनिम होता है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। मान लो ये मीन पोजीशन है, सेंटर है, लेकिन किसी चीज के प्रति झुकाव होना, लाइकिंग होना, इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। प्रेडिलेक्शन के सिनोनिम और भी लिख देते हैं यहाँ पे, बाइसनेस या फिर बाइस या प्रेफरेंस या लाइकिंग। प्री वर्ड का भी यहाँ पर आया है, प्री दिल की पहले से ही लाइकिंग, पहले से ही फॉन्डनेस किसी के प्रति होती है प्रेडिलेक्शन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनमिटी, दुश्मनी। डोमिसाइल आपको पता है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। इंक्लिनेशन आपको मैंने बता दिया है। एंड्योरिंग का मतलब होता है दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टिकाऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है एक ईडियम, वाइल्ड गूज चेज। इसका आपको मीनिंग बताना है। वाइल्ड गूज चेज, देखिए जो गूज होता है ये बतख जैसा एक पक्षी होता है, बतख की तरह दिखता है ये। वाइल्ड गूज मतलब जंगली पक्षी होगा कोई ना कोई, आप अगर लिटल मीनिंग पे जाए तो, कि एक पक्षी है जो जंगल में चला गया है, भाग रहा है, और आप इसका पीछा कर रहे हो, यू आर चेजिंग दिस, चेजिंग इट। तो क्या आपको जंगल में एक छोटा सा पक्षी बत्तख जैसा भागता हुआ इधर उधर मिलेगा अगर आप इसका पीछा करेंगे? नहीं मिलेगा आपको। और अगर नहीं मिलेगा तो आपकी जो सर्च है वो यूजलेस है, जो भी आप परस्यूट कर रहे हो वो यूजलेस है। यही इसका मतलब है कि यूजलेस सर्च अ वाइल्ड गूज चेज। या फिर बाकी ऑप्शन है जो फ्रूटफुल सर्च, टाइमली सर्च, रॉन्ग डिसीजन, ये नहीं है। यूजलेस सर्च आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और भी इडियम्स जो सिमिलर सेंस में यूज हो जाती हैं, एक होती है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, या फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। बार्किंग वर्ब, आप बार्किंग ऐसे सोच सकते हैं कि आप किसी गलत वृक्ष की छाल उतार रहे हैं। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्क का मतलब छाल होता है, कि मान लो चाहिए तो चंदन की थी, लेकिन आप किकर की या फिर किसी भी कांग्रेस घास की उतार, आप छाल है जो बार्क कर रहे हैं, उतार रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनेगी। चंदन की मेडिसिन बन जाएगी, नीम की मेडिसिन बन जाएगी, लेकिन गलत आपने जो ट्री पकड़ लिया है, गलत पेड़ पकड़ लिया है, उसको आप बार्क कर रहे हो, तो उसकी एक आपकी यूजलेस परसूट है। और फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े पर आप जो फ्लॉग कर रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो उठ के भागने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अमूट पॉइंट, म्यूट पॉइंट होता है, जो मूट पॉइंट होता है इसका मतलब होता है विवादित, डिस्प्यूटेड।
याद भी आपको करवा देते हैं। मूट पॉइंट आप इसको ऐसे पढ़िए, म्यूट पॉइंट वह पॉइंट जिस पर हर कोई म्यूट रहता हो, चुप रहता हो। आपने देखा होगा अक्सर लोग बचते हैं विवादित टॉपिक्स पर बात करने के लिए, विवादित चर्चा करने के लिए करने से। तो जो विवादित होगा वही होगा म्यूट पॉइंट। एक और इसका मीनिंग है इस ईडियम का, उस सेंस में भी ये यूज़ की जाती है, कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन करने से कुछ फायदा या हानि होने वाली नहीं है, मतलब इररेलेवेंट है। स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इररेलेवेंट की या रेलेवेंट की, बार बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। आप याद रखिए कि रेलेवेंट होती है एक एंट, तो एक एंट लास्ट में बनना चाहिए, बाकी और ई ही आएगा, ए नहीं आएगा कहीं पर भी। आगे चलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दिया हुआ है। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट, कि वह एफिशिएंट थी इसलिए उसे एक सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। देखिए जो अपॉइंटेड वर्ब है यहाँ पर, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हर, कि जिस पर सीधा असर हो रहा है, और उसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है कि उसे क्या अपॉइंट किया गया है, सेक्रेटरी। कॉम्प्लीमेंट है एज सच। देखिए इसको इम्प्रूवमेंट की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती, वो गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले भी आपको क्लासेस में बताया या आप किताबों में पढ़ रहे होंगे, किसी भी किताब में, आप रेनन मार्टिन में उठा लीजिए या पाथ फाइंडर फॉर CDS एग्जामिनेशन आप किताब उठा लीजिए, वहाँ पर पढ़ रहे होंगे कि अपॉइंटेड के बाद यूजली एज नहीं आता है। अपॉइंटेड हर के बाद डायरेक्ट एज नहीं आएगा, वहाँ पर हम सेक्रेटरी या द सेक्रेटरी लिख सकते थे, उसमें कोई गलती नहीं होगा, कोई ग्रामेटिकल रूल ऐसे चीज़ के पीछे नहीं है। SSC ने बोला था कि नो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी सेक्रेटरी। विवादित सवाल पूछने की SSC की आदत रही ही है शुरू से। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, कि सेंटेंस कहना चाहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं काश सुपरमैन होता। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सबजंक्टिव मूड का। देखिए वे वाक्य है जो आपकी डिजायर्स या आपकी रिकमेंडेशंस, आपकी ख्वाहिश या एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वह सब्जेक्टिव मूड में यूज़ किए जाते हैं। उनमें हम वाज की जगह वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो वाज है सब्जेक्टिव मूड में यूज़ नहीं होता है, वर यूज़ होता है। और सब्जेक्टिव मूड कहाँ यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, या फिर डिमांड्स। और यहाँ सब्जंक्टिव मूड में आप ये भी याद रखिए कि हमेशा ही बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, बेशक से जो हमारा सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई विश आई विश शी कि मैं विश करता हूँ कि वह और मेहनत करे और ज़्यादा अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूजुअली हम लिखते हैं स्टडीज,
लेकिन इस वाक्य में जहाँ सब्जेंटिव मूड, क्योंकि पहले ये मेरी डिज़ायर को, अपनी विश को मैं एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस सेंटेंस का, तो सब्जेक्टिव मूड में यहाँ पर स्टडीज़ गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। स्टडी यहाँ पर करेक्ट यूसेज होगा इस वर्ब फॉर्म का। और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉक्टर एक्सपेक्ट्स that takes adequate rest। तो यहाँ पे भी कि डॉक्टर की एक्सपेक्टेशंस है जो वह बताने के काम आया है ये सेंटेंस। तो जो वर्ब फॉर्म यूज हो रही होगी, ये एक्सपेक्टेशन क्या है कि वह एडिकेट रेस्ट ले, तो टेक है जो यहाँ पर सही हो जाएगा, टेक्स गलत हो जाएगा। अच्छा, इस स्लाइड में और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद एज आता है या नहीं आता, या जैसे आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हैं, कॉल्ड एज कुछ नहीं होता, ओनली कॉल्ड। और एक और ऐसा एग्जाम्पल जो पेपर में आता है, नॉन के बाद एज करेक्टली यूज होता है, हमेशा आता ही आता है, कॉल्ड के बाद नहीं आता। इन स्पाइट ऑफ सही है के बावजूद, लेकिन सिमिलर मीनिंग होता है डिस्पाइट का, लेकिन ऑफ इसके बाद नहीं आता। डिस्पाइट है जो अकेला होता है हमेशा ही, ये आप याद रख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, कि जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, इज्जत पूर्वक सर्विस से रिटायर हो जाए अगर कोई, तो उस इंसान को हम बोलते हैं इमेरिटस। याद कैसे रखेंगे कि सबसे पहले तो जॉब लगा हुआ होगा तभी तो वो रिटायर होगा, और जो जॉब लगा हुआ होगा वो उससे पहले मेरिट में रहा होगा तभी तो वो जॉब ले पाया। तो मेरिटोरियस इंसान है जो अब ई मतलब अब जा चुका है। आप ऐसे याद इसको कर सकते हैं, ई मेरिटस। बेलिजरेंट आपको बता देते हैं, इसका मीनिंग होता है लड़ाकू। देखिए, एक लैटिन वर्ड है बेलम, जिस भी वर्ड में ये आ गया इसका मतलब होता है वार, तो वार की सेंस में ही यूज ये किया जाता है। बेलम मतलब वॉर। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बेलिकोज लड़ाकू, रिबेलियन, विद्रोह। आप याद ऐसे रख लीजिए कि जो बेल है वह घंटी है, लड़ाई की घंटी। तो जहां भी आ गया बेलम वर्ड, जिस भी वर्ड में आ गया तो वो लड़ाई से ही रिलेटेड होगा। ट्रूएंट होता है कामचोर। याद कैसे करेंगे, ट्रू एंट, कि वह असली में एक चींटी की तरह काम कर रहा है,
मतलब चींटी वैसे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे काम करती है और बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन इंसानी स्तर पे देखें अगर हम चींटी की तरह काम करेंगे तो बहुत स्लो काम चोरी करेंगे, हम काम नहीं कर रहे होंगे। तो ये होता है काम चोर। मर्सिनरी। मर्सिनरी जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी आपको याद करना होगा। इसका मतलब होता है वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। इसका मूल उद्देश्य होता है किसी भी काम को करने का, वो पैसा होता है, उसका मोटिवेशन फैक्टर होता है जो वो पैसा होता है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। याद कैसे रखेंगे कि मर्सिनरी है जो आपके दिमाग में आ रही होगी, एक गाड़ी का नाम आ रहा होगा आपके दिमाग में, मर्सिडीज। और मर्सिडीज कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा। ये हैं पैसे, मनी। तो जो इंसान केवल पैसे के पीछे किसी भी काम को करता है, पैसे के उद्देश्य से करता है, वही होता है मर्सिनरी। वन हु वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, जितने भी मैंने आपको बताए यहाँ पर, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि एक आपको आभास हो रहा है उस चीज़ का जो चीज़ वाकई में प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो होता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इसका मतलब होता है वह चीज़ सुनना या देखना जो एग्जिस्ट नहीं करती है। और वही ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बिना अगर किसी चीज़ का आभास हो रहा है तो आपको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। इल्यूजन सिमिलर वर्ड है इसके, हेल्यूसिनेशन के, लेकिन प्रॉपर वर्ड है हेल्यूसिनेशन। साइनिसिज्म, साइनिक एक वो इंसान होता है जो हर किसी को शक की नज़र से देखता है, जिसको हमेशा यही लगता है कि हर कोई स्वार्थी होता है, मतलबी होता है। साइनिक, शक्की आप बोल सकते हैं। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। मतलब द क्वालिटी ऑफ स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन, स्टेइंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, द क्वालिटी ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। कि कैसे भी सिचुएशन हो उसको डील कर लेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो जो किसी भी विपत्ति किसी भी परिस्थिति में, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान, ऑप्टिमिस्ट इंसान। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पर पकड़ना है, एंजाइटी, बिलीव, हाइट या पाइटी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जो ये होता है। एंजाइटी का मतलब आपको पता है, बिलीव का मतलब आपको पता है, हाइट का मतलब भी आपको पता है,
पाइटी का मीनिंग मैं बताता हूँ। पीटी का मतलब होता है डिवोशन टू गॉड। एग्जाम्पल है इसका, दैट शी इज नोन फॉर हर पेटी, या फिर जो मीरा है वह जानी जाती थी उनकी डिवोशन टू गॉड के लिए, जानी जाती हैं। आस्था, चलिए आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एडमिटेड यहाँ पर गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है, डबल टी आता है, एडमिटेड। इसका मतलब आपको पता ही है, मान लेना किसी चीज़ को, एडमिट कर लेना, या फिर दाखिल हो जाना भी इसका मतलब होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। बेनिफिटेड, आपको पता है बेनिफिट से आया है किसी का, अगर बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मैरिड और ऑफर्ड आपको मीनिंग इनके पता है, ये आपके डेली यूज़ के वर्ड्स हैं। इस वर्ड पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखिए, एक रूट वर्ड होता है बीन, BENE। जहां भी आपको ये रूट वर्ड दिख गया, बीन पॉजिटिव वर्ड है ये। काइंड इसका मतलब होता है, हेल्पिंग इसका मतलब होता है, काइंड, हेल्पिंग। कई वर्ड्स बने हुए हैं, देखिए बेनिफिट तो बना ही हुआ है, बेनेवलेंट, बेनेडिक्शन, बेनिफैक्टर, सारे ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बेनवेलेंट का मीनिंग होता है काइंड। बेनिफैक्टर मतलब होता है दानी। और बेनेडिक्शन होती है एक आशीर्वाद या ब्लेसिंग, जो प्रेयर्स के बाद में चर्च में आमतौर पे या मंदिरों में दी जाती है। डिक्शन वर्ड आपको पता है बोलना, और ये पॉजिटिव वर्ड्स बीन से आया है, तो ब्लेसिंग। गिवन एट द एंड ऑफ प्रेयर, आशीर्वाद। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। देखिए, ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन इज इंक्रीजिंगली लेस एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफाइंस देन वन ऑफ प्योर अपॉर्चुनिज्म। ग्रांटेड का मतलब होता है कि यह सत्य है, किसी चीज़ का सत्यापन करना, किसी चीज़ को एज इट इज़ मान लेना, यह तो सच ही है। देखिए, ग्रांटेड वर्ड है जो उनका दो सेंटेंसेस में यूज हुआ है, ग्रांटेड और ग्रांटेड ऑल्सो। तो पहले तो एक सच हम बताएंगे और उसके बाद दोबारा उसकी एक और सेंटेंस में आगे हम
फॉलो अप करेंगे कि यह भी सच है। तो ये सच है कि P के बाद S आएगा, ये भी ग्रांटेड ही है। P और S आने चाहिए। और उसके बाद आना चाहिए येट फॉर ऑल इट फ्लोज। येट से शुरुआत नहीं होगी सेंटेंस की, ग्रांटेड से नहीं होगी। अ ब्लैंकेट बैन ऑन डिफाइंस डिफेक्शन विल वीकन रादर देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। की जो डिफेक्शन है इस पर ब्लैंकेट बैन है जो, वो वीक करेगा डेमोक्रेसी को, ना कि उसको स्ट्रेंथन करेगा। पहले तो बता देता हूं मैं आपको यहाँ बात क्या हो रही है। डिफेक्शन वर्ड है जो, डिफेक्शन का मतलब होता है हिंदी में दल बदल। कि जो दल बदलने की एक्टिविटी है पॉलिटिकल लैंडस्केप में होती है, ये आपने अपने पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ा भी होगा कि डिफेक्शन होता, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है शेड्यूल 10th में। वो यही कहता है कि अगर दल बदला किसी ने किसी पार्टी से, मान ले कोई वोट लेकर आया उस पार्टी से और जीत गया, मेंबर बन गया, उसके बाद अगर वह पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता को, मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 10th शेड्यूल में ये क्वेश्चन भी बनता है जीके का। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। कि अब ये पैराग्राफ बताना चाहता है कि ब्लैंकेट बैन है जो डिफेक्शन पर, वह वीक करेगा डेमोक्रेसी को, उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय, जिसका नाम लेकर उसको इम्पोज किया गया है, बैन को इम्पोज किया जाएगा। आर से शुरू होगा वाक्य मतलब। उसके बाद हमें ये बताने हैं कि डिफेक्शन है जो, उसमें फ्लोज क्या है। क्योंकि जो लास्ट ये सेंटेंस है क्यों, येट फॉर ऑल इट फ्लोज द करंट लॉ रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पेक्ट वन फंडामेंटल प्रिंसिपल द राइट टू डिसेंट। कि ये कुछ अपोजिट चीज बता रहे हैं। इससे पहले जो चीज थी, जो परिस्थितियां जिनके बारे में बात की जा रही होंगी, इस सेंटेंस में उनके विपरीत बताया गया है, इसको काउंटर किया गया है इस सेंटेंस के द्वारा। तो ये पहला है तो कि ब्लैंकेट बैन डिफेक्शन पे वीक करेगा। यह सच है कि यह इलॉजिकल है। ग्रांटेड ऑल्सो नहीं, ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन इज इंक्रीजिंगली लेस एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफाइंस देन वन ऑफ प्योर अपॉर्चुनिज्म। कि यह सच है कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है, जो दल बदल की जो एक्टिविटी है, यह आइडियोलॉजिकल डिफाइंस, मतभेद है जो आइडियोलॉजिकल, उनकी तो उनके बारे में तो कम है कि कोई क्यों किसी पार्टी को छोड़ देता है, क्यों दल बदल लेता है। लेकिन अपॉर्चुनिज्म है जो, उसके बारे में ज़्यादा है कि अपॉर्चुनिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं कि मेरे को उस पार्टी में फ़ायदा होगा तो उस पार्टी में चले जाते हैं, ना कि मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इस पार्टी के साथ इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो ये सच है। और ये बता रहा है कि यह भी सच है, ऐसा सेंटेंस बता रहा है कि यह भी सच है कि ये इलॉजिकल है। इस एक्ट में क्या होता है, डिफेक्शन का जो एक्ट है, ये ला ये कहता है कि अगर 1/3 सदस्यों ने पार्टी बदल ली है, मान लो बीजेपी या कोई सी भी, या कांग्रेस, या आप किसी भी पार्टी से कोई नेता चुन करके आया असेंबली में, अगर मान लेते हैं कि ए पार्टी है, ए पार्टी के 1/3 लोगों ने अगर मतभेद जाहिर कर दिया कि हम तो ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तब तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर इससे कम लोगों ने छोड़ दिया, मान लो 2 लोगों ने छोड़ दिया, 3 लोगों ने छोड़ दिया 50 में से, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दे विल सीज टू बी ए मिनिस्टर। कि यही उसमें बता रहा है कि अभी है जो, ये इलॉजिकल है कि 1/3 होंगे जब तो वो चले जाएंगे जब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, लेकिन अगर लेस नंबर में होंगे तो उनकी सदस्यता, उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये भी सच है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एट, इनके बावजूद,
मतलब ये फ्लॉज हैं जो, इनके बावजूद द करंट लॉ रिकॉग्नाइजेज इन रिस्पेक्ट वन फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको रिस्पेक्ट करता है। वह प्रिंसिपल कौन सा है? द राइट टू डिसेंट। और इसीलिए पहली जो स्टेटमेंट थी कि ब्लैंकेट बैन थी, उसको कोरोबोरेट कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि राइट टू डिसेंट है जो, यह ज़रूरी है। फ्लॉज हो सकते हैं लेकिन इसके बावजूद इसका ये फ़ायदा है और ये फ़ायदा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यह लॉ की जो वो है ब्लैंकेट बैन है वह डिट्रीमेंटल होगी। तो सेंटेंस का जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा? RPQS। RPSQ, सॉरी, RPSQ ऑप्शन नंबर 1 है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर अगर आपको समझना है, सबसे पहले बैन है जो वो गलत है, यहाँ से शुरुआत की, उसके बाद लॉ की कमी के बारे में बताया गया, लेकिन फिर से बैन फिर भी गलत है। आगे चलते हैं। दोबारा से आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं PQRS, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। देखिए, एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज what it is inside us that is making us respond with negativity, that is the part towards forgiveness. We need to recognize our reaction to the other person. This will automatically, this से तो शुरू नहीं होगा, whatever the issues might be, इससे भी नहीं होगा। शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि we need to recognize, हमें रिकॉग्नाइज करना है हमारे रिएक्शन दूसरे लोगों के प्रति जो हमारे रिएक्शन है, हमें उनको कैसा मानना है कि वह हमारे खुद के प्रति है वे रिएक्शन। एस या आर से ही शुरू होगा सेंटेंस। एस क्या है? वट एवर द इशूज माइट बी, कुछ इशूज की बात हो रही होगी लेकिन उसके पहले रेफरेंस होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आर से, तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही कटे। उसके बाद ये रिकॉग्निशन है जो रिकॉग्नाइज करना है, ये बताया गया है पी में, एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज इनसाइड अस, कि ये जो रिकॉग्निशन है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है जो हमें नेगेटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर रही है, लेकिन यही बात है जो फॉरगिवनेस की तरफ जाती है, जो माफ़ी की तरफ जाती है। अगर एक बार हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर वंस यू हैव डिस्कवर्ड देम यू कैन वर्क ऑन फॉरगिविंग योरसेल्फ, कि अगर आपने वो इश्यूज जो नेगेटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करने पे आपको मजबूर कर रहे हैं, अगर वो पहचान लिए तो फिर आप अपने आप को माफ़ करने की तरफ बढ़ जाएंगे। और जब आप अपने आप को माफ़ कर देंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी माफ़ कर देंगे, और यह चीज़ आपकी रिलेशनशिप है जो दूसरे इंसान के साथ, उसको चेंज करेगी और आपको अच्छा महसूस होगा। तो सेकंड है जो पी होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए एक बार इश्यूज अगर यू हैव डिस्कवर्ड देम। फोर्थ, दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज योर रिलेशनशिप। जो करेक्ट ऑर्डर है वो होना चाहिए RPSQ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिव या पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। पढ़िए जरा इस सेंटेंस को। आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बॉस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। कि कोई इंसान रहा होगा जिसने पहले तो डॉक्टर बॉस को हॉस्पिटल छोड़ा होगा, उनको ड्राइव किया होगा गाड़ी की उनको। ही ड्रॉप्ड हिम एट द गेस्ट हाउस, उसके बाद गेस्ट हाउस पे ड्रॉप किया किसी ने।
ड्राइवर ने ही ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रही होगी। तो पहले एक्टिव वॉइस में है कि यहाँ पर ही का हम एडिशन कर दें अगर, ही आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस, कि पहले तो उसने ड्राइव किया डॉक्टर बोस को हॉस्पिटल में और उसके बाद उनको उनके गेस्ट हाउस में ड्रॉप किया, छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, और जब पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तो आपको पता है कि बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बीइंग में ही है, ऑप्शन नंबर 1। वैसे तो सीधा साधा आपका आंसर वही बन जाता है, हैड नहीं है, वाज ड्राइविंग नहीं है, वाज बीइंग ड्रिवन नहीं है। आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर भी अगर हम ऐड करना चाहें बाय हिम, डॉक्टर बोस वाज ड्रॉप्ड, ही ड्रॉप्ड, सिंपल पास्ट का कैसे बनता है, वाज प्लस V3। सिंपल पास्ट को अगर हमें पैसिव बनाना हो तो वाज वर प्लस V3, ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस, यहाँ पे भी बाय हिम अंडरस्टूड है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, कि मैंने अपने दोस्तों को बोला कि चलो एक पिकनिक पर चलते हैं एक चेंज के लिए, कि कुछ बदलाव होगा। तो इसमें देखिए जो ऐसी वर्ब्स होती हैं लेट अस गो, ये उसने एक सजेशन दिया अपने दोस्तों को कि हमें जाना चाहिए, उसने परमिशन नहीं दी है, तो परमिट है जो अपने आप ही गलत हो गया है। उसने बताया नहीं है इफ दे वुड गो, उसने सजेशन दिया, एक ही सेंटेंस में है जो सजेशन वर्ड का यूज हो रहा है, सजेस्टेड टू माय फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने है। लिटरेचर इज अ डैश थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टुवर्ड्स और प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो लिटरेचर है एक मीडियम है, हम जो अपने आइडियाज़ हैं अब कन्वे करते हैं किसी मीडियम से, मीडियम के थ्रू कन्वे करते हैं, तो लिटरेचर भी एक मीडियम होगा, सोर्स नहीं होगा। सोर्स से तो आते हैं, मीडियम के थ्रू आइडियाज़ कन्वे किए जाते हैं। टुवर्ड्स और प्रोटेस्ट, हम किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा। हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, किसी चीज़ के विरुद्ध करते हैं प्रोटेस्ट। अगेंस्ट ऑप्शन है जो, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लैंक नंबर 2 में। द वर्ड्स दैट डील विद द डैश इशू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, कि जो वर्ड्स हैं कौन किसी किन इश्यूज के लिए, ब्रॉड, इनसेंसिटिव, मॉरल, इकोनॉमिकल। लिटरेचर है जो आपने देखा होगा वो मॉरल इश्यूज पर बात करती है ज़्यादा, कि जो सामाजिक का ताना बाना है, मॉरल इश्यूज हैं जो समाज में, उनके बारे में लिटरेचर अक्सर बात कर रही होती है। इनसेंसिटिव, ब्रॉड और इकोनॉमिकल नहीं। तो लिटरेचर है जो मॉरल इश्यूज के बारे में बात करती है। तो जो लिटरेचर के वर्ड्स हैं वो भी मॉरल इश्यूज के साथ ही मॉरल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंस के वर्ड्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। दे आर डैश विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन डैश। दे आर वर्ड्स के बारे में बात हुई है,
की जा रही है, तो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंटेड फाउंडेड वर्ड्स हैं जो लिखे जाते हैं, दे आर रिटन विद अ पर्टिकुलर पर्सन विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन माइंड। दिमाग में कुछ पर्पस होगा, उसी के लिए तो वर्ड्स लिखे जा रहे होंगे। दे आर रिटन विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन माइंड। चलिए, इसी के साथ हमने पूरी कर लिया एक और क्लास हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास में भी कुछ नया सीखा होगा। और जैसा कि हम करते हैं, सवाल 25 हों लेकिन हम डिस्कस लगभग 40-50 के आसपास चीज़ें कर रहे होते हैं। और जो भी हमने यहाँ पर पढ़ाया है उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस के ऊपर आपको उपलब्ध हो करवाए जाएंगे। आप टेलीग्राम पर जाइए, सिल्वर पेन क्लासेस को सर्च करिए, ज्वाइन करिए। यहाँ पर इस क्लास के नोट्स और जो पिछले जितने भी क्लास हमने लिए हैं उनके नोट्स उपलब्ध हैं। आप वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को दोबारा पूरा देखने के बजाय। अगर आपको कुछ लगता है कि देखने लायक है, समझ नहीं आ रही है चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप वीडियो की तरफ आ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक और प्रीवियस ईयर पेपर को, जहाँ पर हम सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आप अगली क्लास में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है या क्या सजेशन आपकी इस क्लास को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली क्लास में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे, कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी रखिए। क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।